हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके जो एसबीआई क्लर्क है, लगभग 60 डेज़ का टाइम आपके पास है। और मेंस है जो आपका अप्रैल 10 के आसपास है, तो उसके लिए भी आपके पास में इनफ टाइम है। तो अभी आपको क्या करना है, प्री के जो भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वीक है, उनको आप यहाँ पे अच्छा कर दीजिए उनको। और साथ ही साथ में आपको मेंस की भी तैयारी करते जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी कमियां थी इन एग्ज़ाम में, पीछे के जो 4 एग्ज़ाम में आपने की है मिस्टेक्स, इनको सुधार के यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है आपके यहाँ पे। तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो हो इस साल है जो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चांस को मिस ना करते हुए अपन यहाँ पे प्री और मेंस की, इंग्लिश और मैथ्स की बहुत ही शानदार तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपन है जो इंग्लिश की चेकलिस्ट नंबर 26 है, उसको यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट के नज़रिए से अप्रोच कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, ताकि आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है जो इंग्लिश में आ सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जितना हो सके पॉसिबल शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, आज के सेशन में अपन यहाँ पे दो तो पैराजम्बल करेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, जिनमें थोड़ा मेंस का टच दिया हुआ है आपका। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अरेंज नहीं करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे मिसिंग है आपका, यानी कि उसमें फिलर्स दे रखे हैं पैराजम्बल में। साथ ही जो आपका जंबल लेटर, यानी कि जो फ्रेजेस को जंबल करना है, इस तरह से बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा। फिर आपका डबल फिलर्स है, जिसमें आपका प्रपोजिशन का और साथ ही है जो आपका वोकैब का, दोनों का टच साथ में मिलेगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, ये है आपका आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको पहले ये पैराजम्बल दे रखा है। अब देखिए, ये नॉर्मल नहीं है कि सिर्फ आप इसको क्या कर दो, अरेंज कर दो, ठीक है ना। तो पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं इनके क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो वर्ड, फ्रेज या ईडियम है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। तो वो दे रखा है। तो अगर यहाँ पे अपन क्वेश्चन को रीड करें तो देखिए क्या बोला है। द यूएस एरोस्पेस डैश वांट टू बिल्ड टेस्ट एंड फ्लाई एन एमिशन reducing सिंगल एसएल एयरक्राफ्ट बिफोर डिकेड इज आउट। तो जो यूएस एरोस्पेस है वो चाहता है बनाना, टेस्ट करना, उड़ाना एक एमिशन रिड्यूसिंग, यानी कि जिसमें क्या हो भी आपका जो, यानी कि जो आपका पॉल्यूशन हो वो कम हो जाए। सिंगल एसएल एयरक्राफ्ट है बिफोर डिकेड इज आउट, यानी कि 10 साल पूरे होने से पहले पहले उसको क्या करना चाहता है, वो उड़ाना चाहता है, इस तरह से बोला है। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले जो भी बात हो रही है आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अपन, तो द यूएस एरोस्पेस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लैंक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले देखिए वांट है, क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है ना। तो इसके पहले यानी कि जो भी आपका आएगा, देखिए यूएस एरोस्पेस है, तो इसके पहले जो भी आएगा आपका वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। पहले तो ये बात अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वांट है आपका, तो उसके पीछे ना एस या ई एस है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर देखें तो प्लूरल आना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या वर्ड होंगे, जाइंट्स, पहले तो प्लूरल है, सही बात है। जाइंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, लार्ज है, इन्फ्लुएंशियल है। कोई भी चीज़ या भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सबको क्या बोलते हैं अपन, जाइंट्स बोलते हैं। कंसोर्टियम्स, पहले तो ये आपका क्या है भी, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो सिंगुलर है तो पहले तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते, कंसोर्टियम का मतलब होता है एक ग्रुप, यानी कि ग्रुप जो साथ में काम करता है, तो वर्किंग टुगेदर। तो पहले तो यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं की गई है, तो बी आपका आंसर नहीं होगा। बी का सेंस नहीं बनता है कि कौन सा ग्रुप। यहाँ पे यूएस एरोस्पेस की बात की है, ना कि किसी ग्रुप की। तो जिसमें बी है वो आपका कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीहीमोथ्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है कोई भी एंटिटी है बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज है, तो एक्सट्रीमली,
लार्ज एंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, बेहेमोथ्स बोलते हैं। देखिए बी तो आंसर नहीं है, ए और सी एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि आएंगे तो या तो दोनों साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखिए जो यूएस एरोस्पेस है बहुत ही क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली लार्ज एंटिटी है। तो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके, सुटेबल है। तो सुटेबल है तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए एंड सी बोथ। तो ये कहाँ है आपका, डी में है, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइंट्स तो आपका नॉर्मल शब्द है, बेहीमोथ्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप थोड़ा नोट कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन हो गया है और इसका आंसर अपने को मिल गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको यहाँ पे सिनोनिम फाइंड करना कुकिंग अप का अकॉर्डिंग टू गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे देखें तो कुकिंग अप आपका कहाँ आया है, यहाँ पे, तो इसको रीड करना और इसके हिसाब से क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका सिनोनिम फाइंड करना है। तो पहले अपन इसको रीड कर देते हैं, समझ लेते हैं क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला है द फर्स्ट देयर्स द X-66A which NASA has been cooking up along with Boeing as part of its sustainable flight demonstrator project। अब देखिए यहाँ पे कुकिंग अप अलोंग विथ, यानी कि बोइंग के साथ में जो नासा ने है, कुकिंग अप का मतलब क्या होता है, इन्होंने बनाया है, इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहले है X-66A जिसे नासा बोइंग के साथ मिलकर अपने सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में तैयार कर रहा है। तो कुकिंग अप का मतलब क्या होता है अभी, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है ना, उसको रेडी करना, तैयार करना। तो यहाँ से इसके मीनिंग के हिसाब से अगर अपन देखें तो कुकिंग अप का आपका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले इनके मतलब समझ लेते हैं अपन, यहाँ पे तो वर्ड लिखे हुए हैं, उनके मतलब क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्ट्राइविंग, तो कॉन्ट्राइविंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक प्लान और आइडिया के साथ में आना, ठीक है ना, किसी भी एक प्लान या किसी आइडिया के साथ साथ आना, यानी कि कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हो, कोई आइडिया लेके आए हो, उसको प्लान कर रहे हो, उसको रेडी कर रहे हो, ये इसका सेंस होता है। कंसोर्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना या प्रिपेयर करना, क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना और ऑब्लिटरेटिंग। देखिए ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी पढ़ा होगा वोकैब में आपका, ऑब्लिटरेट करना यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है ना। अपन ने वर्ड पढ़ा है एनिहिलेट करना, ठीक है ना, तो वहीं उसी का ये क्या है, सिनोनिम है। तो ऑब्लिटरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना या उसको हटा देना, ठीक है ना, ये होता है आपका ऑब्लिटरेटिंग। तो पहले तो वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्लान के साथ में आए हैं, एक आइडिया के साथ में आए हैं, दोनों क्रिएट कर रहे, प्रिपेयर कर रहे, यही सेंस होगा, ना ही उसको बर्बाद करना। तो पहले तो सी तो आपका नहीं आएगा, तो जिसमें सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों आपके एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, मैच करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह का है जो आपका मेंस में आते हैं क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एसबीआई क्लर्क मेंस है आपका और आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, उसमें ये इस तरह के आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं मेंस में। तो इस तरह का पैराजम्बल आता है, ना कि आपका जो प्री जैसा सिर्फ उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब इसमें बोला कि ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है इसको रीअरेंज करना है आपको, ये जो आपको दे रखे हैं सेंटेंस, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। अब यहाँ पे अपन इसको देखते हैं, द नेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल्सो टू लुक गुड व्हेन डूइंग इट सस्टेनेबल फ्लाइट दीज अपकमिंग प्लान्स वांट टू बी। अब देखिए अगर यहाँ पे अपन बात करें, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग आपका इसका क्या हो सकता है, या तो ए से होगा या डी से होगा, इन दो से ही हो रहा है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन दो से ही हो रहा है, ज़्यादा क्या है आपका डी है, तो ज़्यादा डी है तो इसका मतलब चांसेस किससे बनते हैं, डी से बनते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ए से नहीं हो सकता है, आगे अपन इसको रीड करेंगे और समझेंगे, जो पॉसिबल होगा उसको टिक करेंगे।
तो देखिए आपका यहाँ पे बोला है सबसे पहले तो कि सबसे पहले पेयर बनाते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। अब पहले देखिए दीज अपकमिंग प्लान्स वांट टू बी, ये है जो अपकमिंग प्लान्स है यानी कि जो आने वाले प्लान्स है, वांट टू बी, ये क्या बनना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ठीक है ना। कि डी से पेयर देखे तो क्या चाहते हैं ये, देखिए द नेक्स्ट जनरेशन, ये चाहते हैं कि वो क्या बने, द नेक्स्ट जनरेशन बने, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो द नेक्स्ट जनरेशन, ए के बाद में क्या आ सकता है आपका, द नेक्स्ट जनरेशन एंड आल्सो, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनेगा एंड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है द नेक्स्ट जनरेशन एंड आल्सो। सी को देखे द नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल फ्लाइट, ये आपका सेंस बन रहा है कि जो नई जनरेशन की सस्टेनेबल फ्लाइट है, तो ए के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा। तो पहले देखो ए के बाद में सी आना चाहिए, जहाँ है पहले उसको पकड़ो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि अपने को ए के बाद में सी चाहिए। तो कहाँ पे आपका, सी में है। अब देखिए आपका पहले तो पेयर बन गए, अब इसको रीड कर देते हैं अपन, समझ लेते हैं कि दिस अपकमिंग प्लान्स वांट टू बी, यानी कि जो अपकमिंग प्लान्स है ये चाहते हैं बन जाए, क्या बन जाए, नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल फ्लाइट बन जाए, और साथ ही टू लुक गुड व्हेन डूइंग इट, और साथ ही अच्छा लगे जब अपन इसको करेंगे, तो सेंस बन गया। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए, उनका भी अच्छा हो जाए, उनकी भी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। तो इसके लिए जितना जल्दी ज़्यादा हो सके आपके जो भी ग्रुप्स है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो यानी कि अब अरेंजमेंट करना है। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका एंटी पेलेंटिमेट और पेलेंटिमेट आपको फाइंड करने हैं, यानी कि अब नीड है अपने को किसकी, इसको अरेंज करने की। तो देखिए यहाँ पे अपने हेल्प कौन करेगा, ये फिफ्थ और फोर्थ, ये दोनों क्वेश्चन है जो अपनी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपन अरेंज कर देंगे तो अपना आंसर यहाँ से मैच होना चाहिए। मैच होगा तो इसका मतलब अपना क्या होगा, सही होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर अपन शुरू करें इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास में 5 सेंटेंस गिवन है, तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले अपन इनको रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। देखिए द X66A इज द फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर ऑन विच दे विल डूइंग ऑल दैट। अब दे कौन है पता है अपने को, नहीं है, तो पहले तो ये स्टार्टिंग नहीं होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि दे कौन है अपने को नहीं पता है यहाँ पे, इसके लिए स्टार्टिंग आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो X66A है एक पूरी तरीके से पूरी स्केल पे फुल पैमाने का, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन करना अपने आप को, अपना जो पावर उसको दिखाने का, ठीक है ना। एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, एक यंत्र है, ठीक है ना, जिस पर वे सब कार्य करेंगे, यहाँ पे ये बोला है। अब वे कौन करेंगे अपने को नहीं पता है, इसके लिए स्टार्टिंग नहीं है। द US एरोस्पेस, ठीक है ना, जो जाइंट अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, क्या आ सकता है भाई, जाइंट आ सकता है, जाइंट्स। तो जो US एरोस्पेस जाइंट्स है वो बनाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं एमिशन रिड्यूसिंग सिंगल असाइल एयरक्राफ्ट बिफोर द डिकेड इज आउट, डिकेड आउट होने से पहले। हो सकता है अभी अपने को पता नहीं है, तो इसको कट नहीं करेंगे अपन। अब देखिए फर्स्ट देयर्स द X66A विच नासा हैज बिन कुकिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो सबसे पहला है X66A, जो है जो आपका नासा है, जो किसके साथ में, बोइंग के साथ में, बोइंग का एज ए पार्ट, ठीक है ना, होके उसके साथ में सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट है, जो उसको प्लान लेके आए, उसको बनाने का सोच रहा है, यानी कि काम चालू है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ पे बात हो रही है किसी तरह की, पहला हुआ या दूसरा हुआ, यानी कि ये देखो ये किसी तरह की बीच की बात हो रही है, कि अपन पहले किसी बात की बात करेंगे, यानी कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, फिर अपन बोलेंगे पहला प्रोजेक्ट ये है, ठीक है ना, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तभी तो बोला फर्स्ट देयर, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है उनमें से एक ये है, इस तरह का होता है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस सेशन से जुड़े हैं तो ये आपकी बहुत ज़रूरी होता है, ये जो टर्म्स होती है इनको ध्यान देना। जैसे फर्स्ट है यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में से एक ये है, तो यानी कि पहले आपको यहाँ पे बात होगी बहुत सारे प्रोजेक्ट की, ठीक है ना, तो सी भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। अब देखिए स्नेजिन न्यू लिवरेंस हैज़ बीन रिवेल्ड फॉर 2 ऑफ नासाज हॉटेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट।
तो देखिए यहाँ पे आया, देखिए 2 प्रोजेक्ट आए, उनमें से एक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि नासा की जो दो सबसे लोकप्रिय विमान परियोजनाओं के लिए आकर्षक का नए रूप का क्या किया गया है, खुलासा किया गया है, यानी कि सबसे अच्छा यहाँ पे एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये देखिए, ये भी स्टार्टिंग हो सकता है आपका यहाँ पे। अब आगे देखिए, तो आगे आपकी बात की गई है द नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था अभी। तो अरेंजमेंट क्या होगा इसका, लिख देते हैं अपन। तो इसका अरेंजमेंट है आपका DACB यही है। तो दीज अपकमिंग प्लान्स कहाँ से शुरू हो रहा है, दीज। अब दीज कौन से थे ये नहीं पता अपने को, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो दीज अपकमिंग प्लान्स वांट टू बी, ये जो अपकमिंग प्लान्स है ये चाहते हैं बन जाए, क्या बन जाए, नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल फ्लाइट बन जाए, और ये अच्छे लग रहे हैं जब इसको करेंगे। अब देखिए ध्यान से, डी में आपकी है जो 2 प्लान के बारे में, 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है, और ई में बोला है कि ये जो अपकमिंग प्लान्स है, आने वाले प्लान है। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि डी के बाद में क्या आएगा, ई, यानी कि आपको यहाँ से अपने को एक पेयर मिल गया, डी और ई का पेयर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 ही स्टार्टिंग हो सकते थे आपके, पॉसिबल थे, बी और डी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें और कुछ न कुछ पेयर बनाते हैं, डी और ई की बात हो गई है कि ये जो आपके यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट की बात की गई थी, तो 2 प्रोजेक्ट में से आपका यहाँ पे ये दोनों प्रोजेक्ट है जो क्या लग रहे हैं, आपके अच्छे लग रहे हैं जब काम होगा। अब 2 प्रोजेक्ट है, अब उन प्रोजेक्ट की अपन बात करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है। तो देखिए डी के बाद में क्या आएगा, आपका सी आएगा, कि ये जो 2 प्रोजेक्ट है डी में बात की गई है, उनमें से एक कौन सा है, उनमें से एक है X66A, जो आपका नासा है जो बना रहा है किसके साथ में, बोइंग के पार्ट के साथ में, ठीक है ना, सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के रूप में। तो DE के बाद में क्या आएगा, आपका सी आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो अपने को यहाँ पे 3 पेयर मिल गए, DEC, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो फर्स्ट X66A है, जो नासा है जो बना रहा है बोइंग के पार्ट के साथ में, यहाँ पे सस्टेनेबल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे, अब देखें अपन यहाँ पे और क्या हो सकता है। बी में बोला द US एरोस्पेस जाइंट वांट टू बिल्ड, वे चाहते हैं टेस्ट करना, फ्लाई करना एमिशन रिड्यूसिंग सिंगल SL एयरक्राफ्ट बिफोर द डिकेड इज आउट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि, अब देखिए द X66A इज फुल स्केल डोमेस्ट्रेटर, ये X66A है, ये पूरी तरीके से डोमेस्ट्रेटर है, विच दे विल डूइंग ऑल दैट। अब वे सब है जो इसको बना रहे, अब वे सब, दे किसके लिए आया यहाँ पे, तो अगर इस दे का आपका नाउन ढूंढना है तो दे का कौन है, दे का नाउन है आपका द US एरोस्पेस जाइंट्स, बैठा है यहाँ पे, यानी कि बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपने को मिल गए हैं, अब या तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ये इसके बाद में आएगा ये वाला, और या फिर स्टार्टिंग DEC से होगा और ये इसके बाद में आएगा। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले जनरल बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जनरल बात होगी, तो अब यहाँ पे देखिए पूरी जो ये बात हो रही है किसके बारे में हो रही, पूरी बात हो रही है ये जो आपकी, ये हो रही है एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है ना कि US के बारे में हो रही है, ठीक है ना। तो जब इसका मेन थीम है आपका एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, तो स्टार्टिंग भी कहाँ से होना चाहिए, आपका डी से होना चाहिए। तो यानी कि DEC आपका आएगा पहले, और जो बचा हुआ बी और ए है वो आएगा आपका कब, बाद में। रीजन क्या है देखिए मैं समझा देता हूँ। ए में बात की गई आपकी X66A की, ठीक है ना, और X66A क्या है, X66A है इन 2 प्रोजेक्ट में बात की गई है, ठीक है ना, उनमें से एक है। तो पहले अपन 2 प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद में किसकी बात करेंगे, X66A की बात करेंगे। इसके लिए कभी भी ए है जो डी से पहले नहीं आ सकता, तो ए कब आएगा, डी के बाद आएगा, और बी और ए का पेयर है तो ये भी कब आएगा, उसके बाद में आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे अपना पेयर क्या बनेगा, DECBA, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे अप्रोच समझ में आई होगी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से एज ए स्टूडेंट जिस तरह से अप्रोच हो सकती है पॉसिबल, ठीक है ना, आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग जितनी अप्रोच हो सकती है उतनी मैंने लगा दी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है। तो ये था आपका इसका जो अरेंजमेंट था। अब यहाँ पे अपन जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उनके और मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपको 3 कंटिन्यू स्टेटमेंट फाइंड करना है। देखिए अरेंजमेंट आपका क्या था, DECBA, देखिए ECA ये वाला नहीं है,
यहाँ पे क्या बोला है आपका, यहाँ पे ये बोला है BCD, ये भी नहीं है। EBA, EBA ये भी नहीं है। क्या है? CBA। तो देखिए CBA बन रहा है, आंसर क्या हो गया? डी। आगे देखिए आपका पेलेंटिमेट, एंटी पेलेंटिमेट। तो पहले लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये है आपका अरेंजमेंट DECBA। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो होता आपका इंट्रोडक्टरी, लास्ट होता आपका टर्मिनल, सेकंड लास्ट होता है आपका पेनल्टीमेट, ठीक है ना। तो पहले और थर्ड लास्ट होता है एंटी पेनल्टीमेट। तो सबसे पहले एंटी पेनल्टीमेट पूछा है तो क्या होगा? C। फिर पेनल्टीमेट पूछा तो क्या होगा? B। CB यानी कि कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, नहीं तो आप करेक्ट करते हुए भी आंसर टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो होता आपका इंट्रोडक्टरी, ये होता टर्मिनल, ये पेनल्टीमेट और ये एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है ना। ये चार टर्म ही होती है आपकी। इसके अलावा फिर आपको पूछेगा सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, इस तरह से पूछ लेगा। बस ये चार टर्म आपको याद रखनी है। ये था आज का पहला जो आपका पैराजम्बल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं आज के सेकंड पैराजम्बल की ओर। वो भी बहुत ही अच्छा है आपका यहाँ पे। तो देखिए इसको, इसमें 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके यहाँ पे। उसी तरह के मिक्स क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट भी है। तो इसको रीड कीजिए, फिर अपन इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इनके क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, और जो आपके अरेंजमेंट के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले है आपका, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं इनको अरेंज करना है कि कैसे आपका मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनेगा। तो ये है आपका यहाँ पे जो अपन ट्री वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो ये आपका है जो वो जो जंबल आपके यहाँ पे वर्ड है वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इनको अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखते हैं और रीड करते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, आफ्टर astronomers did January 2022 study detailing the similar Udahati and a team of observation at Curtin University's ICRAR node in ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटेड ए सर्च फॉर अनदर पब्लिशिंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आफ्टर देयर जनवरी स्टडी डिटेलिंग। अब स्टडी डिटेलिंग है तो उसको क्या करेंगे? जनवरी में उन्होंने क्या किया होगा? इसका पब्लिशिंग की होगी। तो सबसे पहले तो क्या आएगा आपका यहाँ पे? डी आएगा, यानी कि उन्होंने यहाँ पे क्या आएगा आपका? डी आएगा। उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है जनवरी 22 में? अपनी जो स्टडी है उसकी डिटेल को, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी है तो पहले ये आपका हो गया कट, ये कट हो गया और ये कट हो गया, तीनों कट हो गए। अब देखिए डी के बाद में दोनों में क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि देयर जर्नी जनवरी 2022 स्टडी डिटेलिंग द, अब सी में क्या है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस स्टडी की डिटेल में है जो ऑब्जर्वेशन ओडाहाटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन है और जो टीम ऑफ, अब क्या है? टीम ऑफ। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? किसकी टीम है ये? पीछे दो ही लेटर बचे आपके, सिमिलर और एस्ट्रोनॉमर्स। तो टीम किसकी होती है? सिमिलर की होती है, एस्ट्रोनॉमर्स की होगी। तो टीम होगी आपकी एस्ट्रोनॉमर्स की, तो क्या आएगा? ए, और लास्ट में क्या बचा आपका? बी, यानी कि ए सर्च फॉर अनोदर सिमिलर एग्जाम्पल। तो कैसा एग्जाम्पल? वैसा ही सेम सिमिलर एग्जाम्पल की बात की गई है। तो DCA भी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये कहाँ है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें आफ्टर पब्लिशिंग, यानी कि उनकी जो जनवरी 2022 में स्टडी की डिटेल पब्लिश हुई थी उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन है ओडाहाटी और जो उसकी टीम है, किसकी टीम है? एस्ट्रोनॉमर्स की। ये यूनिवर्सिटी का नाम है। ये सारे आपके जुड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटेड उसमें, और सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे एक और सिमिलर एग्जाम्पल का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी कॉन्ट्रेक्चुअली फिट इन द गिवन ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे क्या फिट हो सकता है? तो देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला वर्ड है आपका एब्स्ट्रू, ठीक है ना। तो यानी कि क्या होता है? यानी कि इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपको समझने में बहुत ज़्यादा क्या हो? डिफिकल्टी हो, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड हो कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा, तो याद कैसे रखेंगे? अब सब ट्रू। तो अब सब ट्रू बातों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है? कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो समझने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, एब इज ट्रू। अब सब ट्रू है, उसको समझने में क्या होती है? मुश्किल होती है। तो कोई भी चीज़ है आपकी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है।
इसको बोलते हैं एबस्ट्रूल। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? एक्सोटिक का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ है आपकी, वो क्या है? अनयूजुअल है, फॉरेन है, यानी कि नहीं है, अपन उसको नहीं जानते, सिमिलर नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या है आपकी, अनयूजुअल है, फॉरेन है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? अपने जगह की नहीं है, अपने जान पहचान की नहीं है, नई है अपने लिए, ठीक है ना। यानी कि नया, अनजान, इसका मतलब भी क्या है? अपन समझ नहीं पा रहे हैं, डिफिकल्ट है समझने में कोई भी चीज़, ठीक है ना। अनफेमिलियर, अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है? जिसको अपन नहीं जानते, नॉट नोन, यानी कि जानी पहचानी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? नॉट नोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, द टेस्ट ऑब्जेक्ट रिलीज अ जाइंट ब्रस्ट ऑफ एनर्जी एंड बीम आउट रेडिएशन 3 times per hour। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट था, अब कैसा ऑब्जेक्ट था? ऐसा ऑब्जेक्ट था जो समझने में कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि भाई अपन ने ऐसा कभी ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं है, नया है हमारे लिए, फॉरेन है, अनयूजुअल है, ठीक है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको अपन जानते ही नहीं है, ठीक है ना। तीनों क्या हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपके सही हो रहे हैं। यानी कि जो नया है, जो समझने में मुश्किल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिलीज कर रहा था जाइंट ब्रस्ट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी आपकी रिलीज कर रहा था, और बीम्ड आउट, और उसमें से जो रेडिएशन है वो बाहर निकल रहे थे 3 times per hour, ठीक है ना। जितने नॉर्मल निकलते उससे 3 गुना निकल रहे थे हर घंटे, यहाँ पे ये बोला गया है। तो यहाँ पे तीनों आपके क्या होंगे? सही होंगे। जब तीनों सही होंगे तो ऑल ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए, अगेन आपको यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, तो देख लेते वर्ड क्या है आपका। वर्ड है आपका रेमिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं अपन, यहाँ पे इसको रीड करते और समझते क्या है। रिसर्चर्स स्पेकुलेटेड दैट द फिनोमिनन कुड बी ए रेमिनेंट ऑफ ए कोलैप्स्ड स्टार। यानी कि जो रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ पे, स्पेकुलेटेड का मतलब अनुमान लगाना, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो फिनोमिनन, यानी कि ये जो घटना हुई है, किसी तरह का जो एक तारा है, ठीक है ना, यानी कि टूटता हुआ, कोलैप्स का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, तबाह हुआ तारा है, उसका क्या है यहाँ पे? उसका एक यहाँ पे अवशेष है। रेमिनेंट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? बचा हुआ पार्ट, किसी चीज का रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेमिनेंट बोलते हैं। तो उसका क्या है? ये एक आपका बचा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है। such as a dense neutron star or a dead white dwarf star with a strong magnetic field or possibly something entirely different। तो यहाँ पे बोला गया आगे, जैसे कि एक यहाँ पे आपका डेंस, बहुत ही घना, ठीक है ना। डेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही घना आपका एक न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है, या फिर एक डेड, ठीक है ना, जो वाइट ड्वार्फ स्टार है। साथ ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। और पॉसिबली, और शायद हो सकता है समथिंग एंटायरली डिफरेंट, और या फिर हो सकता है कि कुछ एकदम बिल्कुल हटके, एकदम अलग है, इसका मतलब है। तो रेमिनेंट का मतलब अपन ने समझ लिया है। तो रेमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो रेमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ है जो आपकी क्या है, किसी का पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, अलग हुआ, टूटा हुआ, इस तरह का है, जो आपका रिमेनिंग है, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढना है दोनों आपको, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वेस्टेज का मतलब क्या होता है? तो वेस्टेज का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ का बचा हुआ पार्ट, स्मॉल लेफ्ट, ठीक है ना। तो स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट आफ्टर रेस्ट ऑफ गॉन, यानी कि कोई चीज़ है जो आपकी चली जाती है, उसके बीच में जो बचा हुआ, जो आपका वेस्ट या बचा हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टेज बोलते हैं। तो देखिए, ये रेमिनेंट का क्या है? आपका सिनोनिम है। अब एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एकदम एंटायरली, पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से होता है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली। तो देखिए, बचा हुआ पार्ट, पूरा पार्ट, सिनोनिम एंटोनिम हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ये आपका आंसर होगा। अब रेसिड्यू, अब रेसिड्यू है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है आपका कोई चीज़ रिमाइंडर, आपकी रिमाइंडर का मतलब बची हुई है, वेस्टेज है, रेमिनेंट है, तो ये भी क्या है? इसका एक सिनोनिम है। स्कार्प्स, स्कार्प का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो अब आपको नहीं चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना, यानी कि जो रद्दी वगैरह है, जो बचा हुआ है, उसको क्या कर देना, अब आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? उसको बाहर फेंक दोगे। तो इस तरह का सेंस होता है, उसको स्कार्प बोलते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अब आपके काम में नहीं आ रही हैं, और आप क्या कर रहे हो? उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, यानी कि उसको बाहर फेंक देते हो, इसको बोलते हैं स्कार्प। तो देखिए, ये रेसिड्यू, ये तो इसका क्या है? सिनोनिम है। पर स्कार्प इसका एंटोनिम नहीं है, इसके लिए बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो देखिए, ए है पर बी नहीं है, ये कट हो गया। ए है, ठीक है ना, पर बी नहीं है, ये हो सकता है। बी नहीं होना, बी नहीं होना, यानी कि आपका आंसर पॉसिबली या तो बी है या फिर ई है।
सी को चेक करते हैं, अगर सी सही हुआ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, और अगर सिर्फ अकेला ए सही हुआ तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, बचा हुआ पार्ट, ठीक है ना, किसी चीज़ का जो बचा हुआ पार्ट वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी कि ये क्या है, आपका रेमिनेंट का सिनोनिम है। और एंटायरली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, एब्सोल्यूटनेस, कंप्लीटली होता है। यानी कि ये भी सही है। तो यानी कि आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड सी। और ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या है, वही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट बताने हैं। और यहाँ पे आपका फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना, पीछे आपको पेलेंटिमेट, एंटी पेलेंटिमेट, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको 6 स्टेटमेंट है तो इनकी तो हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को। सबसे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबके पीछे बी आ रहा है और पीछे क्या दे रखा, लास्ट। इसका मतलब है पॉसिबल ये आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा भाई, बी होगा। अब आगे देखिए आपका, आगे देखिए दो स्टेटमेंट देखिए, ए नहीं है यहाँ पे और बी नहीं है। यानी कि ए और बी कभी आपका स्टार्टिंग नहीं हो सकता, यानी कि इन चारों में से एक होगा। थोड़ी हेल्प मिली अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको अरेंज करके और समझते हैं क्या हो सकता है आपका। तो ये है आपका, यहाँ पे इसको रीड करेंगे और बनाने का ट्राई करेंगे। 6 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं भाई, रीड करते हैं और यहाँ पे बनाने का अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं किस तरह से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहले रीड करते हैं और यहाँ पे साथ ही देखते हैं कौन सा अपन यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अपने को मिला है कि बी है जो आपका क्या हो सकता है, लास्ट स्टेटमेंट हो सकता है। तो लिख देते हैं अपन। और यहाँ पे ए है जो कभी स्टार्टिंग नहीं होगा, ए कभी स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने देखा था द ऑब्जेक्ट रिलीज, यानी कि कैसा पे, अननोन, यानी कि ऐसी चीज जिसको अपन नहीं जानते, ऐसा अननोन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो रिलीज कर रहा है आपका जायंट ब्रस्ट एनर्जी बीम, ठीक है ना, जिसमें से आपके 3 टाइम रेडिएशन निकल रहे हैं। चलो ये पढ़ लिया अपन ने। बी वाला अपन ने पढ़ा था, बी वाला पढ़ा था कि आफ्टर पब्लिशिंग, यानी कि उनकी पब्लिश है ये जो हुई थी डिटेल, उसके बाद में यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन ऑडिटरी है और उनकी टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की, इस यूनिवर्सिटी की, ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने यहाँ पे सर्च फॉर अनदर, वो ढूंढ रहे हैं एक और नया, क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे एक नए सिमिलर एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। एक नया क्या कर रहे हैं, सिमिलर एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, यानी कि किसके जैसा, यानी कि बी के पहले कोई ना कोई बात होगी, जो एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल कौन होगा, बी होगा, उसके सिमिलर बी एग्जाम्पल ढूंढना होगा। ये आपका होगा इस तरह से। देखते हैं आगे, इनिशियली, शुरुआत में। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली यानी कि कोई भी अपन पहले तो जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद में बोलते हैं कि शुरुआत में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। ये क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है करने की, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ लेना है, देखिए बी तो है नहीं तो सी भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। इनिशियली, शुरुआत में, शुरू से अपन स्टोरी कभी यहाँ से शुरू नहीं करते कि शुरुआत में ऐसा हुआ था। पहले एक जनरल स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में बोलेंगे कि शुरुआत में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे इसको बनाने का क्या होता है, सेंस होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनिशियली, शुरुआत में, जो कर्टिन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टरल स्टूडेंट थ्रॉन ऑडोट्री स्पॉटेड ए स्पेनिंग कैलिस्टियल स्पेस ऑब्जेक्ट इन मार्च 2018। तो इन्होंने है जो मार्च 2018 में एक कैलिस्टियल स्पेस ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, ढूंढा था, ठीक है ना। इस तरह से आपका सेंस बनेगा। आगे देखिए, इन दोज मोमेंट, अब कौन से मोमेंट, क्या आपको पता है, नहीं है तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा कि दोज मोमेंट, कौन सा मोमेंट अपने को नहीं पता है। तो इन दोज मोमेंट इट बिकेम द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स विएबल फ्रॉम अर्थ थ्रू रेडियो टेलीस्कोप एक्टिंग लाइक ए सेलेस्टियल लाइट हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि उन मोमेंट में, उन क्षणों में, उन पलों में ये बन गया था ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि सबसे चमकीला यहाँ पे सोर्स बन गया था रेडियो वेव्स का, व्यूएबल, यानी कि जिसको अपन देख सकते हैं कहाँ से, अर्थ से, थ्रू रेडियो टेलीस्कोप, यानी कि अर्थ से देखा जाने वाला, रेडियो टेलीस्कोप से देखा जाने वाला सबसे ब्राइट रेडियो सोर्स, आपका रेडियो वेव का जो सोर्स था, ये बन गया था। अब इट कौन है, इट कौन है, ठीक है ना। तो इट का क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इट का यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट का नाउन क्या होगा, इट किसके लिए आया है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो यानी कि इट बिकेम, ये बन गया, कौन बन गया, तो देखिए अगर अपन यहाँ पे देखें तो द अननाउन ऑब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, अननाउन ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से आपका ए और डी का पेयर बन गया कि अननाउन ऑब्जेक्ट की बात की गई है और बोला है कि ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ब्राइटेस्ट सोर्स बन गया था रेडियो वेव्स व्यूएबल अर्थ से। तो ए और डी का अपने को क्या मिल गया, पेयर मिल गया। आगे देखें, एस्ट्रोनॉमर्स हैव
discovered a new type of stellar object that could change their understanding of extreme celestial bodies in the universe। तो देखिए एस्ट्रोनॉमर्स ने है डिस्कवर किया था एक नया टाइप का आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो है जो आपका चेंज कर सकता है अंडरस्टैंडिंग अपनी सोच को एक्सट्रीम कैलेस्ट्रियल बॉडी में इस दुनिया में। तो देखिए इंट्रोडक्टरी हो सकता है रिसर्चर्स स्पेक्युलेटेड, यानी कि जो रिसर्चर है वो अनुमान लगा रहे। अब किसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, किसके बारे में गैस कर रहे हैं, क्या अपने को पता है, नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल गया है कि अपना क्या है, ई है। अब ई स्टार्टिंग मिल गया है अपने को, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखते हैं और कुछ कुछ यहाँ पे बातें। अब देखिए ई में बोला है आपको, पहले तो एफ को रीड कर देते हैं, मैंने वैसे भी आपको पढ़ाते था। एफ क्या था कि जो रिसर्चर्स है वो अनुमान लगा रहे कि ये जो फिनोमेना यानी कि ये जो घटना है ये क्या है, ये एक किसी टूटे हुए तारे का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। सच एज उसी तरह से जो जैसे डेंस न्यूट्रॉन स्टार होते हैं या डेड वाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, पॉसिबली समथिंग एंटायरली डिफरेंट, या फिर ऐसा संभव हो सकता है कि उससे एकदम क्या हो, डिफरेंट हो। ये आपका यहाँ पे सेंस आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ई में आपको बोला गया है कि ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है ना, एक नए टाइप का। देखिए ए आया है, इसके लिए स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए पे देखिए द आया है, ठीक है ना। तो इसके लिए ए तो आएगा स्टार्टिंग पे, और अब ए के बाद में यहाँ पे अपने को पता चल गया कि अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, द आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था एक नए टाइप का सेलेक्टर ऑब्जेक्ट डेट कुड, वो चेंज कर सकता है अपनी पूरी समझ को एक्सट्रीम कैलेस्ट्रियल बॉडी में इस यूनिवर्स में। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में कहाँ बात हो रही है, इसके बारे में और डिफाइन कहाँ किया जा रहा है कि हमने क्या कब किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो ही आपके सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जिनमें बात की गई है कि यहाँ पे अपन ने कुछ रिसर्च की थी। एक तो बी में हो रही है और एक सी में हो रही है। अब देखिए ई के बाद में बी तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो तो लास्ट में है आपका। तो अब बचा क्या, सी में बचा इनिशियली। इनिशियल का मतलब कि शुरुआत में। तो देखिए टाइम पीरियड देखिए, पहले शुरुआत में 2018 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले बात कब की होगी, पास्ट की। फिर देखो तो 2022 यानी कि किसकी होगी, उसके बाद के सालों की होगी, यानी कि ई के बाद में क्या आएगा, सी आएगा, कि शुरुआत में ये जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने स्पॉट किया था यानी कि ढूंढा था एक स्पेनिंग कैलेस्ट्रियल स्पेस ऑब्जेक्ट मार्च 2018 में, ठीक है ना। तो इसी एस्ट्रोनॉमर की बात की गई है आपकी इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ए डी कहाँ आ सकता है और आपका एफ का पैर किसके साथ में है ये भी देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमने मार्च में ढूंढा था। अब ए में बोला है कि जो अननोन ऑब्जेक्ट है रिलीज करता है वो एनर्जी बीम्ड रेडिएशन 3 टाइम पर आवर, ठीक है ना। और एफ में क्या बोला है कि रिसर्चर्स है जो यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि ये आपका एक कॉलेज स्टार हो सकता है। अब देखिए क्या कौन हो सकता है, ठीक है ना। अभी तक तो अपन ने यहाँ पे बात नहीं की कौन हो सकता है, तो पहले तो अपन उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पहले तो पूरा ऑब्जेक्ट को अपन डिफाइन करेंगे, उसके बारे में पूरी उसकी विशेषता है उसको बताएंगे। उसके बाद में आपके जो रिसर्चर है वो क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट को अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। वो डिफाइन किस में हो रहा है, ए और डी में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए और डी होगा, और उसके बाद में है जो ये आपके क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेकुलेट करेंगे कि ये किसी टूटे हुए तारे का क्या है भी बचा हुआ पार्ट है, इस तरह से वो समझ लेंगे। और फिर ये जो स्टडी है वो जनवरी में वापस क्या करेंगे, डिटेल के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्टडी को बताएंगे, ठीक है ना। एक सिमिलर एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे बताने का काम किया है। तो ये था आपका यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट था। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देखिए, ठीक है। बहुत ही डिटेल में और आराम से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एज ए स्टूडेंट आपको कैसे सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अब अपन बचे हुए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको अरेंजमेंट में बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट कौन से हैं। तो अपना अरेंजमेंट हुआ था आपका ECADFB। देखिए CDF तो CDF नहीं है, ADF है, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट तो था आपका ई और लास्ट था आपका बी। ई बी कहाँ है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। तो ये थे आज के जो दोनों पैराजंबल हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और बहुत ही मज़ा आया होगा।
अगर ऐसा है तो आप वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिएगा। अब मूव करते हैं अपन अगले पार्ट की ओर। तो यहाँ पे आपको क्या है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा आपको कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 ब्लैंक गिवन है और ये इंडिकेट करते हैं कुछ पार्ट मिसिंग है, तो आपको वर्ड फिट होते हैं ताकि सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो, सही हो। इस तरह का आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन के आपके यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे द न्यू लॉ इज एम्ड, यानी कि जो नया लॉ है उसका एम यानी कि लक्ष्य है प्रमोटिंग इक्वलिटी, यानी कि प्रमोट करना है समानता को, ऑल सिटीजन इन द कंट्री, यानी कि जितने भी सिटीजन है उनके बीच में ही करेंगे अपन, ठीक है ना, कि सारे सिटीजन क्या है, बराबर है, तो उनके बीच में यानी कि सारे जो सिटीजन है कंट्री के उनके बीच में आपको प्रमोशन करना है इस लॉ का। तो देखिए सिटीजन्स है पहले तो एक से ज़्यादा है, ठीक है ना, दो से ज़्यादा है, अगर दो होते हैं तो अपन क्या करते हैं, बिटवीन लगाते हैं, दो से ज़्यादा तो क्या करते हैं अपन, अमोंग लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रमोटिंग इक्वलिटी अमोंग ऑल सिटीजन, यानी कि सारे सिटीजन के बीच में इसको क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, अमोंग आना चाहिए। अब देखिए बिटवीन है, देखिए सेकंड ब्लैंक में अमोंग आना चाहिए, तो बिटवीन है तो बी नहीं होगा, बिहाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो जगह आपका अमोंग दे रखा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको बात की गई है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा, प्रमोटिंग दे रखा, क्या दे रखा, प्रमोटिंग। अब प्रेपोजिशन यहाँ पे दो ही बचे हैं, या तो एट आएगा या टू आएगा। अब आपको इतना तो पता है, अपने एरर के जो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, प्रेपोजिशन के भी सेशन किए हैं, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, पर यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया भाई, कट हो गया। तो आंसर क्या बचा आपका यहाँ पे, आंसर बचा आपका यहाँ पे 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी यहाँ से, ठीक है ना। जरूरी नहीं आपको दोनों ब्लैंक आए, अगर आपको एक ब्लैंक आए और एक ब्लैंक को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो अपनी समझदारी से, तो भी यह है जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने पहला क्वेश्चन पूरा कर दिया है और कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि बहुत सारे अगर लोगों की बात की जाए उनके बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो वहाँ पे अमोंग आता है, और कोई दो पर्सन हो उनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे बिटवीन आता है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो यहाँ पे देखिए द न्यू पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड, यानी कि देखिए यहाँ पे टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वहाँ पे आपका, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो अपन टू ही लगाते, ठीक है ना, क्योंकि एम के बाद में टू भी आता है, एट भी आता है, ठीक है ना। जो नई पॉलिसी है उसका लक्ष्य है प्रोवाइड करवाना सपोर्ट स्मॉल बिजनेस को डैश द चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो नई पॉलिसी है वो प्रोवाइड करवाना चाहती है सपोर्ट स्मॉल बिजनेस को। अब सपोर्ट कब प्रोवाइड करवाएंगे, जब वो चैलेंजिंग कंडीशन में होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन में होंगे तभी। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपको टाइम पीरियड बता रहा है कि भाई कि इस सिचुएशन में काम आना चाहिए। और कभी भी टाइम पीरियड होता है तो क्या करते हैं अपन, ड्यूरिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं अपन, ड्यूरिंग लगाते हैं, कि स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, यानी कि किसी टाइम पीरियड के बीच में बात कर रहे हैं, तो कौन सा ड्यूरिंग, किसके बीच में, जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन चैलेंजिंग हो तो उसके बीच में यहाँ पे क्या करना, सपोर्ट करना। अब ड्यूरिंग कहाँ है, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो टू सपोर्ट टू। अब टू क्या दिखाता है यहाँ पे, टू दिखाता है कि सपोर्ट की डायरेक्शन, यानी कि किस को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो हम स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना, कि नई पॉलिसी है वो किसको सपोर्ट करती है, तो ये प्रोवाइड करवाती है सपोर्ट स्मॉल बिजनेस को, तो ये डायरेक्शन दिखाता है। और टाइम पीरियड है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ड्यूरिंग आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बोला है, द साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंटिस्ट है वो आपके कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, द पोटेंशियल बेनिफिट द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना, यानी कि वो आपका पोटेंशियल बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं जो नए डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज है उनको, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बेनिफिट यानी कि जो बेनिफिट है किनको, न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज को। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर अपन किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते तो वहाँ पे क्या आता है, ऑन आता है, कि साइंटिस्ट है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पोटेंशियल बेनिफिट। देखिए एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल बेनिफिट पे नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल बेनिफिट पे नहीं कर रहे हैं तो ऑन तो आएगा नहीं। के लिए पोटेंशियल बेनिफिट के लिए हो सकता है, या फिर पोटेंशियल बेनिफिट के साथ में अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब होता है द्वारा, पोटेंशियल बेनिफिट के द्वारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी कट हो गया, दो तो कट हो गया आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पे विथ और फॉर दोनों आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही हो सकते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो कंडक्ट करे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट के लिए, या फिर पोटेंशियल बेनिफिट के साथ में है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, बाय का मतलब तो होता है किसी के द्वारा काम करना है, तो बाय द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज, इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कौन कर रहे हैं, ये प्लांट स्पीसीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बाय तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ऑफ बचा है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड, ठीक है ना। किसके बेनिफिट, का के की, किसके बेनिफिट, तो इनके न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज का, तो कभी भी का के की आता है आपका, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है आपका, ऑफ होता है, तो इसके लिए किसके बेनिफिट यहाँ पे, तो इन प्लांट स्पीसीज के बेनिफिट, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, द कंपनी इज नोन। अब देखिए, जो कंपनी है वो जानी जाती है, ठीक है ना। तो अपन ने जनरली पढ़ा है नोन फॉर, ठीक है ना, के लिए, किसके लिए जानी जाती है, नोन फॉर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जनरल स्टेट है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो कोई किसी के लिए जाना जाता है तो के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फोर आएगा। फोर कहाँ है आपका, यहाँ पे बी में है। अब इट्स कमिटमेंट, इसके कमिटमेंट के लिए टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, ये कमिटमेंट है, डायरेक्शन देखा था किसके लिए कमिटमेंट है, तो ये कमिटमेंट है आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट, यानी कि टीचर ने है जो स्टूडेंट को यहाँ पे कमांड दिया है, ठीक है ना, डैश देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उनके बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो कमांडेड, सॉरी कमांड बोला मैंने, कमांडेड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है ना। तो देखिए, कमांड का मतलब तो होता है आदेश देना, और कमांडेड का मतलब उसकी तारीफ करना। तो उन्होंने तारीफ की, किसके लिए की, रीजन क्या है, के लिए, किसके लिए, तो उन्होंने तारीफ की है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो के लिए आता है तो हमेशा क्या होता है आपका, फोर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फोर, तो ये नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस कहाँ पे, फाइनल एग्जाम में, तो कोई भी आपकी फिक्स डेस्टिनेशन आती है, कोई फिक्स आपका डेस्टिनेशन आता है, ठीक है ना, तो उसके आगे एट लगता है। तो फाइनल एग्जाम में किया है, ठीक है ना, तो फिक्स है आपका डेस्टिनेशन, कहाँ पे किया है, फाइनल एग्जाम में किया, तो फिक्स डेस्टिनेशन के पहले क्या आता है, एट आता है। तो टीचर ने है प्रशंसा की है बच्चों की उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, जो उन्होंने किस में की थी, फाइनल एग्जाम में की थी। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द कमिटी डिस्कस्ड वेरियस प्रपोजल, जो कमिटी है उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल को क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब एड्रेसिंग द इशू, एड्रेसिंग द इशू यानी कि जो एड्रेस करने के लिए जो इशू है, ठीक है ना, यूथ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, किसी के बारे में करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कस करना है, डिस्कस किसी के बारे में करना है, तो के बारे में का मतलब क्या होता है आपका, अबाउट होता है, क्या होता है, अबाउट, यानी कि जो वेरियस प्रपोजल अबाउट किसके बारे में है, तो ये बारे में है, एड्रेसिंग करना इशू को, तो सबसे पहले तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, अबाउट आना चाहिए। तो जो इशू है किसके ऊपर है, इशू, ये इशू आपके ऊपर है, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑन आएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जो कमिटी ने डिस्कस किए थे बहुत सारे प्रपोजल अबाउट किसके बारे में यहाँ पे, तो ये एड्रेसिंग किए हैं आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके ऊपर किए हैं उन्होंने, इस तरह से बोला गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, 17 है, तो यहाँ पे इसको भी देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो आपको प्लीज़ लाइक कर देना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और इसको शेयर करना है जितना पॉसिबल हो सके, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द आर्टिस्ट इज नोन, वेल नोन, तो आर्टिस्ट है वो जाना जाता है। अब देखिए वापस आ गया, नोन फॉर किसके लिए जाना जाता है, इनोवेटिव अप्रोच के लिए, तो फोर आता है,
यानी कि के लिए आता है, कोई रीजन आता है उसके लिए फोर आता है, तो फोर आता है, तो यानी कि बी। अप्रोच टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, यानी कि ये यहाँ पे क्या दिखाता, प्रोसेस दिखाता है कि किसके लिए जाना जाता है, तो अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हिंदी में मतलब पता है तो देखिए कितना इजी हो जाता है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने को सब कुछ पता होना चाहिए, हिंदी के मीनिंग पता होने चाहिए और थोड़े बहुत इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि प्रपोजिशन कौन सा कहाँ लगता है, दोनों का मिला जुला करके अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे, द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी नॉट ओनली चैलेंजेस ट्रेडिशनल पैराडिग्म्स बट ऑल्सो अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस, यानी कि जो साइंटिस्ट की है ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है, वो सिर्फ चैलेंज नहीं करती ट्रेडिशनल पैराडिज्म को, लेकिन वो अंडरस्कोर्स करती है द इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के साथ में ऑफ भी आता है, फॉर भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पे टू तो देखिए आएगा नहीं, क्योंकि क्या दे रखा, आईएनजी फॉर्म दे रखी है, टू तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, अपन यहाँ पे देख लेते हैं, एम्ब्रेसिंग इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे तो देखिए वर्ड देखते हैं क्या होगा, तो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उनकी जो थ्योरी है वो सिर्फ चैलेंज करने के लिए नहीं है, और किसके लिए है यहाँ पे देखते हैं, ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका वर्ड आया है यहाँ पे ह्यूमिलिटी, अब उसका मतलब क्या है अपन समझते हैं, तो तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका वर्ड है ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विनम्रता, मॉडेस्टी, किसके लिए होता है आपका, मॉडेस्टी के लिए, मॉडेस्टी विनम्रता के लिए, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी, यानी कि जो लोगों के बीच में जो विनम्रता है उनके बारे में। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, तो ऑडेसिटी का मतलब होता है, एक तरह से अपन इसको हिंदी में बोलते हैं दुस्साहस करना, ठीक है ना। यानी कि आप इम्प्रूडेंस करते हो, करेज करते हो, दुस्साहस एक नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस, ठीक है। तो एनफ्रेंट्री, एनफ्रेंट्री का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, एक तरह से गुस्ताखी करना, ठीक है ना, दुस्साहस करना, तो ये क्या है, इसका सिनोनिम है ऑडेसिटी का, तो एक तरह से यही आपका इम्प्रूडेंस आएगा। सैगेसिटी, सैगेसिटी का मतलब क्या होता है, समझदारी के लिए, यानी कि यहाँ पे लोगों की क्या हो रही है, समझदारी हो रही है, ठीक है ना, एक्यूमेन समझदारी, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस उनकी इंटेलिजेंस के लिए। तो अगर यहाँ पे देखें जो साइंटिस्ट है उनकी जो थ्योरी है वो सिर्फ चैलेंजेस के लिए नहीं है, जो ट्रेडिशनल यहाँ पे पैराडिज्म के लिए है, लेकिन अंडरस्कोर्स, यानी कि ये यहाँ पे आपको दिखाती भी है द इम्पोर्टेंस। अब कहाँ का इम्पोर्टेंस ही, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंस यानी कि कोई ना कोई है जो जरूरी बात है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंस दिखाना है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो काय का इम्पोर्टेंस, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो पी और सी दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो दोनों क्या हो गए आपके, कट हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इंपोर्टेंस या तो ऑफ होता है या फोर होता है, इंपोर्टेंस इन नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या बचा, ए ही बचा, तो वो इंपोर्टेंस है किसके लिए है, वो है आपके लोगों के बीच की जो मॉडेस्टी विनम्रता है, उनके बीच का जो इंपोर्टेंस है उसको यहाँ पे समझाने की बात कही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, फंसाने वाला था, इसमें चांसेस हो सकते हैं आपके मिस्टेक के। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंटीजेंट, यानी कि यहाँ पे बोला है जो सक्सेस है प्रोजेक्ट का, कंटीजेंट डैश मेटिकुलस प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी कि ये निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो कंटीजेंट का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना, और तो डिपेंड के साथ में क्या आता है, ऑन आता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा ऑन, डिपेंड ऑन। अब देखिए यहाँ पे मेटिकुलस प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन, अब टीम मेंबर्स है भी, तो टीम मेंबर्स क्या होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो दो से ज़्यादा लोगों के लिए क्या आता है आपका, अमोंग आता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे प्लानिंग और कोलैबोरेशन यानी कि मिलजुल के काम करना, किन के बीच में, यहाँ पे तो ये उनके टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में, यहाँ पे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिपेंड के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑन आता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना, ठीक है ना। ये मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो देखें यहाँ पे क्या है, द ऑथर्स नैरेटिव इज इम्ब्यूटेड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इम्ब्यूटेड का मतलब होता है किसी की प्रेजेंस को समझना, किसी की उपस्थिति को समझना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्यूडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो इम्ब्यूडेंट के साथ में हमेशा आपका क्या आता है, विथ आता है,
इम्बिडेंट विथ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला ऑथर के जो नैरेटिव्स है इज इम्बिडेंट विथ, यानी कि ये किसके साथ में, किसकी प्रेजेंस को समझना चाहते हैं, तो इम्बिडेंट विथ रिच सिंबलाइजिंग, ठीक है ना। तो जो रिच सिंबलाइजिंग है, इनवाइटिंग रीडर्स, रीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं टू डेल्व। अब यहाँ पे देखिए, अब उनको समझना है, ठीक है ना, समझना है द लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग की जो परतें हैं, लेयर है, उनके द्वारा समझना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या आता है आपका, थ्रू आता है, लेयर्स के द्वारा उनको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये याद रखना, इम्ब्यूड के साथ में क्या आता है, विथ आता है आपका। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए फैमिली फ्रेंड ग्रुप में आपके, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो इंपॉर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता हूँ ताकि आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, constant learning.